नर्चरिंग मनी परिवार के हर सदस्य को मेरा नमस्कार। हमारे क्लाइंट्स, हमारे वेल विशर्स, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, आप सबसे बात संवाद करने के लिए मैंने एक सीरीज शुरू किया था 2 हफ्तों पहले, फाउंडर्स नोट करके, जिसका पहला वीडियो आपके सामने आया था और फिर अगले हफ्ते सेकंड आया था और इस बार तीसरा ये वीडियो आपके सामने है। मैं इस बात को समझता हूँ कि जो हम कर रहे हैं और जो हम करने वाले हैं, आगे की जो रणनीति बनाने वाले हैं आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, ये सारी चीज़ें आपके सामने रूबरू होनी चाहिए। हमारा एक एंगेजमेंट होना चाहिए ताकि आपको एक दशा और दिशा का पता लगता रहे। वो एक कॉन्फिडेंस देता है, एक कन्विक्शन देता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं 3 बातें। पहली बात कि पिछला 1 हफ्ता बाजार में क्या रहा है और पिछले 1 हफ्ते में कौन से सेक्टर्स बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, कौन से सेक्टर्स बहुत कम रिटर्न दिए हैं और उस प्लस और माइनस का मैग्नीट्यूड क्या रहा है। और फिर सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हर जगह उपलब्ध है। अगर सही इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। और तीसरे भाग में ये हम समझेंगे कि इसका हमारे पर्सनल फाइनेंस से क्या महत्व है। तो अगले 5-7 मिनट महत्वपूर्ण है, हमारे साथ बने रहिएगा। अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए आपका। अब पिछला 1 हफ्ते के बाजार को देखते हैं। ओवरऑल फ्राइडे टू फ्राइडे का अगर बाजार देखा जाए तो 3.5% पॉजिटिव रहा है। स्मॉल कैप 3%, मिड कैप 4%, आपका जो निफ्टी बैंक है वो 3.5% के बढ़ोतरी पे रहा है। अब ये एक एवरेज रिटर्न है। अगर बाजार को आप सेक्टरों में बांट के देखा जाए और टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स ऑफ लास्ट 1 वीक एंड द टॉप बॉटम लूजर्स ऑफ लास्ट वीक उसको देखा जाए तो आपको समझ आएगा कि जितने वो सेक्टर्स जिसको लेके आप काफ़ी ग्रीडी हो रहे थे, आप काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट में जा रहे थे, दे वर द बिगेस्ट लैगार्ड्स ऑफ लास्ट वीक। व्हाट? मेटल्स, डिफेंस, सिल्वर, गोल्ड। पिछले 1 हफ्ते में कैन यू इमेजिन डिफेंस सेक्टर में मोर देन 17-18% की गिरावट आई है। कैन यू इमेजिन ओनली वन कंपनी, भारत डायनामिक्स, दैट हैज फॉलन बाय मोर देन 18% जस्ट इन लास्ट 1 वीक। कोचिन शिपयार्ड 10%, HAL 12%, भारत डायनामिक्स मोर देन 17%, गार्डन रीच 13%। 1 हफ्ते की फॉल है साहब। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपके मेटल्स को लेके चलते हैं। वहां भी बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट बन रहा था कि मेटल्स ने पिछले 1 साल कैलेंडर ईयर में पॉजिटिव 27% का रिटर्न दिया है और बहुत लोग फोर्स कर रहे थे कि जी मेटल्स को ऐड कीजिए। हिंदुस्तान कॉपर 16% डाउन 1 हफ्ते के अंदर, BEML 9.5% डाउन, कोहाट 11% डाउन। ये सब मेटल्स की बारी है। और अपने गोल्ड और सिल्वर को देख लीजिए। गोल्ड और सिल्वर में कल एक मेरे पास फंड की परफॉर्मेंस आई थी, एक साहिबान का रिपोर्ट देख रहा था, 20% फॉल इन सिल्वर ETF। ऑब्वियसली ही बॉट एट द पीक ऑफ द मार्केट। अब पीक क्या है, बॉटम क्या है, वो तो आज पता लगता है ना, पीछे देख के हिंडसाइट में। लेते वक्त तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। इफ somebody something is increasing at a rapid growth, you always feel that will continue to have a perpetual rise. But the problem is when you look at a narrow return मैं किसे कहता हूँ? पिछला 1 हफ्ते का रिटर्न, उसके बाद 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, ये सारे रिटर्न बेमानी है साहब। ये सारे रिटर्न आपके साथ छल करने के लिए है। मैंने कहीं पढ़ा था कि छल से बचो, छलिया से नहीं। छलिया भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा है और छलिया अगर अपने अंदर झांक के देखा जाए तो हमारा मन है, जो हमेशा हमें कहता है कि या तो ग्रीड में रहो या तो फियर में रहो। जब आप एनर्जी सेक्टर को लेके, जब आप पावर सेक्टर को लेके बिल्कुल बोर हो रहे थे, पिछले 1.5 सालों से हमने उठा के वो फंड रखे हुए हैं, ऑटो सेक्टर, ये सब बोर लग रहा था आपको, आप जब एग्जिट का प्लान बना रहे थे, पिछले 1 हफ्ते के रिटर्न अगर देखा जाए इन सेक्टरों में जहां पे एग्जिट सोच रहे थे, कुछ एग्जांपल्स, NSE 500 के टॉप गेनर्स, पावर इंडस्ट्रीज 19% पॉजिटिव, हिटैची 15% पॉजिटिव,
सीजी पावर सारे 15% पॉजिटिव, बालकृष्णा इंडस्ट्री 17% पॉजिटिव। ये सब पावर सेक्टर के स्टॉक है। ऑटो सेक्टर के स्टॉक दिवाली के पहले जैसे जीएसटी रेशनलाइज हुआ था, आपने देखा था कि ऑटो सेक्टर के स्टॉक उछल गए थे। एनर्जी, पावर, ऑटो, ये सब हम होल्ड करके लेके बैठे थे और बैंकिंग या फाइनेंस लगातार हमें एक कुशन दे रहा है। सो हमारी जो रणनीति होती है आपके पैसों को लेके, वो डिपेंड करता है कि किस ईयर में आपका हमारे साथ एसोसिएशन हुआ है, हमारे साथ ऑनबोर्डिंग हुई है, अगले 3 सालों के रुझान क्या होने वाले हैं। पिछले 3 सालों के जो टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी है, दैट्स ऑफ कोर्स नॉट द कैटेगरी ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। हमने सिल्वर गोल्ड लिया, मल्टी एसेट में आपकी एलोकेशन ली कब? जब आप हमारे पास 2023 में आए। उस समय nobody was very bullish on silver or very bullish on gold. That time through our multi-asset funds, we were having a significant presence on that. और आपको पता भी नहीं लगा कब फंड मैनेजर ने मल्टी एसेट फंड में सिल्वर हर हाई पे बेचना शुरू कर दिया। And you didn't pay even a tax on that sale. Why? Because that was happening inside the multi-asset fund, where there was a fund manager taking care of it. But somebody who bought a silver ETF, somebody who bought a gold ETF, he cannot determine his exit time. And even if he determines, he will have to pay a tax on that. So एक इंटरप्रिटेशन तो निकलता है कि मल्टी एसेट फंड लेना श्रेयस्कर है इन कंपैरिजन टू बाइंग सिल्वर गोल्ड ETF अलोन। ऐसे सेक्टर्स, ऐसे फंड्स, ऐसे शेयर्स लेना श्रेयस्कर है जिसकी पुरानी परफॉर्मेंस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की लैगार्ड रही है। तो वैल्यूएशन वाइज वो कंफर्ट आ जाता है। स्टॉक्स के बारे में नहीं करूँगा, मगर फंड्स तो अपने आप में रिस्क डाइवर्सिफाई का एंगल है। उसमें 70 से 80 कंपनियों के स्टॉक हैं, तो रिस्क तो डाइवर्सिफाइड है ही। अब बस सेक्टर का चयन करते वक्त, फंड का चयन करते वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है कि किसकी वैल्यूएशन रीजनेबल है, किसकी वैल्यूएशन ओवरबोर्ड है। ओवरबोर्ड से बचना है, वैल्यूएशन जिसकी रीजनेबल है उसमें एंट्री करना है, माया से बचना है। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जब होते हैं तो यूफोरिया होता है, और जहाँ यूफोरिया होता है उससे बचना बहुत जरूरी है। वॉरेन बफे साहब कहते हैं कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी, बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। आपने कभी सोचा है कि इस पूरे वाक्य में अदर्स कौन है? वो आर द अदर्स। ये अदर्स हम और आप ही हैं साहब, क्योंकि हम ही फियर और ग्रेड के बीच में घूमते रहते हैं। और उसके बीच में अगर आपने एक संतुलन बना लिया तो फिर बाजार से खाली आप पैसे कमाएंगे, बाजार में कभी पैसे नहीं कमाएंगे। धन्यवाद मुझे पेशेंटली सुनने के लिए। आपके पास आता रहूंगा, आपका दोस्त कुमार गौरव। ऐसी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।